Hey guys, welcome back to my channel. This is Sharpit कौर. So guys, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी इनकम टैक्स. जो हमारा इंडियन इनकम टैक्स है उसके अंडर कुछ डेफिनेशंस गिवन है. तो आज के इस लेक्चर में हम उन वीडियोस को डिस्कस आउट करेंगे. जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दी थी थोड़ी सी इनकम टैक्स की. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. एंड अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. जो हमारे पास इनकम टैक्स है उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जिनमें से फर्स्ट वन है पर्सन. पर्सन के अंदर हमारे पास क्या है, पर्सन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग. पर्सन के अंदर हमारे पास कुछ जो पर्सन आते हैं वो ऐसे हैं. फर्स्ट है इंडिविजुअल हिंदू, सेकंड वन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देन कंपनीज, फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. अब सबसे पहले इंडिविजुअल कौन होगा. इंडिविजुअल हर एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग होगा, जैसे हम लोग हैं. हर एक पर्सन जो ह्यूमन बीइंग जो इनकम अर्न कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल. उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो बिजनेस है वो भी टैक्स पे करती है. अब अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो उनके जो पार्टनर्स होंगे, जितने भी पर्सन्स इसके अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मेंबर होंगे, वो सारे तो अर्न करेंगे ही करेंगे. लेकिन उनसे पहले उनकी इनकम पर टैक्स लगने से पहले अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं तो उनकी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर टैक्स लगता है. क्योंकि मान लो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर 10 मेंबर्स हैं और उन्हें 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. तो जब प्रॉफिट उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10 मेंबर्स के अंदर तो सबके पास 1 लाख आ जाएगा. दैट मीन्स कि वो जो 1 लाख है उसके ऊपर तो हम टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकते. इस वजह से जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनका प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना होता है उससे पहले ही उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाता है. उसके बाद कंपनी का भी ऐसे ही है. कंपनी की जितनी इनकम होती है उसके ऊपर 30% जो है, टोटल इनकम जितनी होती है उसके ऊपर 30% टैक्स चार्ज हो जाता है. फर्म का भी ऐसे ही है, फर्म में भी 30% टैक्स चार्ज होता ही होता है. उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ये ऐसी मीन्स की ऐसी वो होती हैं जिसके अंदर पर्सन्स कुछ टाइम के लिए इकट्ठे काम करते हैं. जैसे दो या दो से ज़्यादा कंपनीज या फिर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं. दोनों का बिजनेस अलग है लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं. तो वहाँ पे क्या बन जाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. लाइक एक जगह पर ब्रिज बनना है तो एक पर्सन है जो सीमेंट सेल करता है. तो दूसरे पर्सन को पता चलता है ब्रिक्स वाले को कि वहाँ पर किसी जगह पर ब्रिज बनना है और जिन्होंने ब्रिज बनवाना है उन्होंने सीमेंट वहाँ मीन्स कि किसी पर्सन से लेके जाना है. तो वो क्या करेगा, जो ब्रिक सेलर होगा वो उस सीमेंट सेलर के पास जाएगा और कुछ टाइम के लिए वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बना लेंगे. मीन्स कि वो कहेंगे कि चल तू जा रहा है तो वहाँ से उनसे मेरे बारे में भी बात कर लियो कि जो मेरी ब्रिक्स हैं
मैं उन्हें सेल आउट कर दूंगा और सीमेंट वो तेरे से ले लेंगे, उनका भी काम हो जाएगा और हमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऐसे ही होता है कि कुछ टाइम के लिए वो पर्सन्स गेट टुगेदर होके वर्क करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट पर, जिसकी हेल्प से उन्हें प्रॉफिट अर्न होता है। तो अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, जब तक के लिए कोई प्रोजेक्ट चलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो इनके ऊपर जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो उनकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो मीन्स की एंड हो जाती है। लेकिन अब उस AOP और BOI की वजह से उन्हें प्रॉफिट तो हुआ, तो उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स तो चार्ज होता ही होता है, चाहे वो 1 मंथ चले, चाहे 2 मंथ, चाहे 3 मंथ, चाहे 1 ईयर। तो ये भी हमारे पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद आती है लोकल अथॉरिटीज़, जैसे म्यूनिसिपल्स वगैरह आगे डिस्ट्रिक्ट में जो वर्क करती हैं, तो उनकी जो इनकम होगी उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मीन्स कि इसके अंदर बेसिकली आते हैं कॉलेजेस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं और टेम्पल्स आ जाते हैं। लाइक टेम्पल्स के अंदर जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वहाँ पर चढ़ा के आते हैं। इस वजह से जो टेम्पल्स की अर्निंग्स होती हैं, जैसे अमृतसर में होती है गोल्डन टेम्पल में इतनी इतनी मीन्स कि लोग वहाँ पर पैसे चढ़ा के आते हैं, तो उनकी जो कलेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दैट्स वाई जो हमारा इनकम टैक्स इंडिया का है वो ये कहता है कि अगर वहाँ पर अर्निंग हो रही है तो वो भी टैक्स पे करेंगे, चाहे वो टेम्पल है चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये थे हमारे पर्सन। टोटल क्या था, फर्स्ट था इंडिविजुअल, देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देन कंपनी, देन फर्म, देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। देन नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन आती है असेसी। अब असेसी कौन होता है? असेसी हर वो पर्सन होता है जिसे टैक्स पे करना है, ठीक है। असेसी के अंदर हमारे पास 2 काइंड्स होती है, एक तो डीम्ड असेसी होता है, एक असेसी इन डिफ़ॉल्ट। डीम्ड असेसी हमारे पास वो असेसी होता है जो किसी वो मीन्स कि अपने लिए तो चाहे वो असेसी हो, अपनी जो इनकम है उसकी बेसिस पर असेसी हो चाहे ना हो, लेकिन वो किसी और के लिए असेसी है, किसी और के इनकम के ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है। लाइक माइनर है, माइनर अर्निंग करते हैं, बहुत सारे माइनर है जो अर्निंग करते हैं, जैसे जो बॉलीवुड में कितने माइनर्स बॉलीवुड में काम करते हैं, तो उनकी अर्निंग वहाँ से अच्छी खासी हो जाती है। तो लेकिन माइनर टैक्स नहीं पे कर सकता। माइनर के बिहाफ पर टैक्स कौन पे करता है? कोई अदर पर्सन जो उसके जिसे वो कहेगा, तो वो क्या हो गया, डीम्ड असेसी, मीन्स कि वो अपना नहीं किसी और का टैक्स जो है वो पे कर रहा है। उसके बाद असेसी इन डिफ़ॉल्ट। असेसी इन डिफ़ॉल्ट होता है कि किसी पर्सन का कोई काम है लेकिन वो उसे कर नहीं पाया। लाइक किसी मैनेजर की ड्यूटी थी कि उसे टैक्स की कलेक्शन करनी है, जो एम्प्लॉयज़ है, बट वो टैक्स की कलेक्शन नहीं की। अगर उसने टैक्स की कलेक्शन नहीं की तो वो माना जाएगा इनकम टैक्स की जो नज़र में वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट किसका आया, उसी मैनेजर का। अदरवाइज टैक्स की कलेक्शन हो जाती, लेकिन उसने टैक्स की कलेक्शन नहीं की तो वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। आफ्टर देन थर्ड जो हमारे पास डेफिनेशन आती है इनकम टैक्स के अंडर, दैट इज़ इनकम। तो इनकम को इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग
टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज ग्रॉस टोटल इनकम एंड सेकंड इज टोटल इनकम। सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में हम अपनी सारी की सारी इनकम्स लिख लेते हैं जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से आती है। अब वो सोर्सेज क्या होते हैं जिनसे ग्रॉस टोटल इनकम हमें अर्न होती है। फर्स्ट होता है हमारा सैलरीज, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉफिट्स और गेन, फोर्थ कैपिटल गेन एंड लास्ट अदर सोर्सेज। इनके ऊपर पूरे चैप्टर्स हैं, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो ग्रॉस टोटल इनकम में टोटल 5 हेड्स होते हैं। फर्स्ट सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉफिट एंड गेन्स, फोर्थ कैपिटल गेन्स एंड लास्ट अदर सोर्सेज। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है वो आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या होता है, जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस कर देते हैं डिडक्शंस। जितनी भी हमें डिडक्शंस करनी होती है, अगर हम उसे माइनस कर दें ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो हमारे पास क्या आता है, टोटल इनकम। तो ये तो थी हमारी इनकम की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, फोर्थ वन इज असेसमेंट ईयर। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, असेसमेंट ईयर हमारे पास क्या होता है, करंट ईयर, जो हमारा अब चल रहा है, जिसके अंदर हम टैक्स पे करेंगे। अब जैसे हम अर्निंग कर रहे हैं, कोई भी पर्सन है अगर वो अर्न कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है आज उसने अर्न किया, आज के आज ही शाम को वो टैक्स पे करेगा। कल उसने कुछ अर्न किया और कल शाम को उसका टैक्स पे करेगा। परसों अर्निंग की, फिर परसों टैक्स पे करेगा। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसे करने बैठ गए फिर तो इतने सारे मतलब कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, फिर तो ऐसे ही कभी टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा पूरा। तो जो हमारा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर, पिछले साल में हम जितना भी कमाते हैं ना, वो हम इस साल पे करते हैं। और एक ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल का हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2021 एंड 22, जिसके अंदर मीन्स कि इस साल के अंदर हमने जो टैक्स इस साल हमने असेसमेंट ईयर के अंदर कौन सा टैक्स पे किया होगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। ये टैक्स हमने किस साल पे किया होगा, 2021-22 के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर हमारे पास वैसे तो नेम से ही क्लियर है कि जो हमारा असेसमेंट ईयर, करंट ईयर चल रहा है, इससे पिछले वाला, जिसके अंदर हमने टैक्स टोटल इनकम अपनी कैलकुलेट की, उसके बाद डिडक्शंस की, और उसके बाद हमने करंट ईयर में क्या किया, उसका टैक्स पे किया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, कौन सा होता है, एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच दिस इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर वो होगा जिसमें हम इनकम अर्न करेंगे, टोटल इनकम पर कैलकुलेशंस करेंगे। क्योंकि अगर हम आज कुछ अर्न करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम आज ही उसके ऊपर सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम अगर अपनी टोटल इनकम लेते हैं हर एक मंथ की डिफरेंटली, तो उसके ऊपर टैक्स भी चार्ज करेंगे, डिफरेंट डिडक्शंस को भी वहाँ से लेस करेंगे, उसके बाद ही हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से प्रीवियस ईयर का जो हमारा टैक्स होता है उसे हम करंट ईयर में पे करते हैं। अब लास्ट है
कि प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे पास प्रीवियस ईयर, वैसे तो हम प्रीवियस ईयर में जो अर्न करते हैं उसके जो टैक्स होता है उसे हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, लेकिन इसकी कुछ एग्जाम्पशन होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर अगर हमने इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न की है ना, तो हम प्रीवियस ईयर में ही उसका टैक्स पे कर देते हैं। तो वो कौन से केसेस हैं? तो फर्स्ट केस है उसमें इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का बंदा नहीं है और शिपिंग बिजनेस के लिए आया था। शिप्स का क्या होता है कि शिप्स जब चलती हैं तो 6 मंथ मीन्स कि कई बार साल, कई साल लगातार चलती हैं, बट जब रुक जाती हैं तो बहुत टाइम तक चलती नहीं है शिप्स। ऐसा बिजनेस होता है शिप्स का। लेकिन अगर हमारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ऐसा कोई शिपिंग बिजनेस हुआ है इंडिया में, तो हम उसका टैक्स उसी टाइम पे करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो शिप यहाँ से चली जाती है प्रीवियस ईयर में ही, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा शिप दोबारा वापस ना आई तो हम उसका टैक्स चार्ज ही नहीं कर पाएंगे, जबकि उसे प्रॉफिट हो रहा था यहाँ से। तो जो प्रॉफिट उसे इंडिया से हुआ उसके ऊपर तो टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो वो टैक्स कहाँ से उसी प्रीवियस ईयर में ही चार्ज कर लिया जाता है। उसके बाद सेकंड आता है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। ऐसे पर्सन्स की इनकम पर भी टैक्स प्रीवियस ईयर में ही चार्ज कर लिया जाता है, जिनका ये हो कि वो वापस नहीं आएंगे, वो परमानेंटली जा रहे हैं, जिनके ऐसा लगे। उसके बाद इनकम ऑफ एओपी और बीओआई। अब जो एओपी और बीओआई है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं कि पर्सन्स एक साथ गेट टुगेदर होके किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर सारे जो पर्सन, जितने भी पर्सन इकट्ठे हुए होंगे वहाँ पे, तो वो सारे अपना अपना अलग अलग काम करने लग जाएंगे। बट जो उन्होंने एओपी और बीओआई पहले क्रिएट की थी उसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हुआ होगा, तो उस प्रॉफिट के ऊपर जो इनकम उन्हें अर्न हुई होगी उसके ऊपर जो टैक्स है वो हम प्रीवियस ईयर में ही चार्ज कर लेंगे। तो नेक्स्ट है ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस। अगर प्रीवियस ईयर में कोई एक बिजनेस की डिसकंटिन्यूएंस हो जाती है तो उसके ऊपर भी जो टैक्स है वो प्रीवियस ईयर में ही चार्ज कर लिया जाता है। तो ये थे हमारे टोटल एग्जाम्पशंस प्रीवियस ईयर की। एंड इसी के साथ हमने सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस आउट कर ली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।